हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अमल और आप देख रहे हो निवेश की बात यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। असल में हम लोगों के चैनल का एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया है इस कंपनी का डिटेल एनालिसिस के लिए। इस वीडियो में हम लोग कंपनी के जर्नी, बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल्स और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लर्न देन अर्न। साल 1999 में मिस्टर राम रेड्डी जी ने मॉसचिप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी को स्टार्ट किया। उसके बाद 14 दिसंबर 2000 में कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ और 29 जनवरी 2001 में लिस्ट हुआ बीएसई में। 28 फरवरी 2001 में कंपनी ने पहली बार इंडिया के बाहर यूएसए में सिलिकॉन वैली बेस्ड एक कंपनी जिसका नाम नेटमॉस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन उसको एक्वायर कर लिया। उसके बाद से नाम चेंज होके हो गया मॉसचिप टेक्नोलॉजीज यूएसए। 28 फरवरी 2002 में कंपनी ने 3 नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो हैदराबाद के एक डेवलपमेंट सेंटर में बनाया गया था। साल 2003 में कंपनी ने मर्ज किया वेरासिटी टेक्नोलॉजीज इंक यूएसए बोल के एक कंपनी के साथ। फिर से वही साल 2003 में कंपनी ने एक और नया प्रोडक्ट मार्केट में लाया जो था यूएसबी कनेक्टिविटी। उसके बाद 11 सितंबर 2016 में कंपनी ने मैसिव एक्विजिशन किया था। इस साल कंपनी ने 3 कंपनी को एक्वायर किया जो है नंबर 1 एलिट प्लस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज, नंबर 2 ऑरेंज सेमीकंडक्टर और 3 मेविन सिस्टम्स। एलिट प्लस सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज और ऑरेंज सेमीकंडक्टर ये दोनों ही बेंगलोर में सिचुएटेड है और मेविन सिस्टम्स पुणे में जो एक आईओटी सॉल्यूशंस कंपनी है। 4 सितंबर 2016 में कंपनी ने सिंगापुर में फुल्ली ओन सब्सिडियरी कंपनी जिसका नाम है मॉसचिप ग्लोबल पीटीई लिमिटेड बनाया है। 5 दिसंबर 2016 में कंपनी को बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन कंपनी का अवार्ड मिला था। 23 जुलाई 2018 में कंपनी ने टोटल 4 कंपनी को एक्वायर किया और वो 4 कंपनी के नाम है नंबर 1 गीगाकॉन सेमीकंडक्टर, नंबर 2 गीगाकॉम सेमीकंडक्टर कैलिफोर्निया, नंबर 3 फर्स्ट पास सेमीकंडक्टर, नंबर 4 इंस्टीट्यूट ऑफ सिलिकॉन सिस्टम। 24 जुलाई 2018 में कंपनी में मिस्टर वेंकटा शिमद्री जी ने एमडी और सीईओ का पोस्ट ज्वाइन किया। साल 2019, इस साल में कंपनी का नाम मॉसचिप सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी से चेंज होके हुआ मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सेकंड में 2019 में इंस्टीट्यूट ऑफ सिलिकॉन सिस्टम ने 500 से भी ज्यादा एनालॉग लेआउट इंजीनियर्स ट्रेन किया है। उसके बाद कंपनी ने अगस्त 2021 में न्यू लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। 13 अक्टूबर 2021 में कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट फिर से लॉन्च किया जो है पीसीआई जेन 3 सर्डस पीएचवाई। 19 अप्रैल 2022 में कंपनी ने फिर से एक और नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो था HSS TP PHY विद लिंक लेयर इन 6nm। उसके बाद 16 जून 2022 में मॉसचिप टेक्नोलॉजीज इंक यूएसए को फास्ट ग्रोइंग इंडियन अमेरिकन ओन्ड कंपनीज का अवार्ड मिला। 1 सितंबर 2022 में कंपनी में कंप्लीट हुआ 1000 प्लस एम्प्लॉइज और जिनमें 33% वुमेन एम्प्लॉइज थे। 31 मार्च 2023 में कंपनी सॉफ्टनॉटिक्स बोल के कंपनी एक्वायर किया जिसका ऑफिस पुणे और अहमदाबाद में है। जिस कंपनी का फोकस है एम्बेडेड डिजाइन का प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सोल्यूशन बनाना, FOGA, VLSI, जिससे मॉसचिप कंपनी को जियोग्राफिकली एक्सपैंड करने में आसानी हो। 23 जून 2023 में कंपनी को अवार्ड मिला मोस्ट वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर सप्लायर फॉर क्वालकॉम। 26 अक्टूबर 2023 में कंपनी में सेमीकंडक्टर और एम्बेडेड इंडस्ट्री का 30 सालों का एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज लेके सीईओ के पोजीशन में आए मिस्टर श्रीनिवासा काकुमासु जिनको शॉर्ट में KSB बोला जाता है। 13 मार्च 2024 में कंपनी और टेंस्टोरेंट मिलके डिजाइन करेंगे टेंस्टोरेंट कटिंग एज RIDC-V सॉल्यूशंस और इसके साथ साथ दोनों कंपनी मिलके काम करेंगे फिजिकल डिजाइन, DFT वेरिफिकेशन और RTL डिजाइन सर्विसेज के ऊपर। 13 जून 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से इंडिया और बाहर के लिए स्मार्ट एनर्जी मीटर IC बनाने के लिए कंपनी को अप्रूवल मिला सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव
DLI स्कीम का 1 जुलाई 2024 में अनाउंसमेंट हुआ। कंपनी और उसके साथ C-DAC सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और सोशियोनेक्स्ट इंक मिलकर डिजाइन और डेवलपमेंट करेंगे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग 5nm प्रोसेसर SoC AUM का। 3 अक्टूबर मॉसचिप ने लॉन्च किया डिजिटल स्काई और उसके बाद 5 मार्च 2025 में कंपनी ने लॉन्च किया मॉसचिप डिजिटल स्काई जेन AIoT। तो ये था कंपनी का एक छोटा सा बिजनेस जर्नी। चलिए अब देखते हैं कंपनी कौन कौन से सेगमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेल करता है। सबसे पहले टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री आता है। ये इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट और सर्विसेज देता है वो है नंबर 1 कस्टमर प्रेमिस इक्विपमेंट, नंबर 2 नेटवर्किंग एंड इंटरफेस IPs, नंबर 3 कॉन्फ्रेंसिंग सॉल्यूशंस। उसके बाद आता है ऑटोमोटिव सेगमेंट जिसमें कंपनी कौन से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देता है आइए देखते हैं। नंबर 1 इंजन हेल्थ डायग्नोस्टिक, नंबर 2 ड्राइवर डिस्ट्रैक्शन डिटेक्शन, नंबर 3 ऑब्जेक्ट या फिर लेन डिटेक्शन, नंबर 4 HMI इंफोटेनमेंट सिस्टम, नंबर 5 स्मार्ट पार्किंग सोल्यूशन, नंबर 6 ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है मेडिकल या हेल्थ केयर सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है। नंबर 1 हेल्थ डिवाइसेस एंड वेयरेबल्स, नंबर 2 कनेक्टेड एप्लीकेशन, नंबर 3 रिमोट पेशेंट डायग्नोस्टिक और नंबर 4 टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में भी ये कंपनी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाती है वो है नंबर 1 टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट, नंबर 2 fitness and activity monitoring, number 3 footfall analysis, number 4 age and gender identification, number 5 smart wearable sensors and gateways, number 6 security and surveillance। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सेगमेंट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। इनमें आता है नंबर 1 इंडस्ट्रियल IoT, नंबर 2 प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस एंड अनोमली डिटेक्शन, नंबर 3 प्रोटोकॉल एंड कनेक्टिविटी एंड फाइनली नंबर 4 एसेट मैनेजमेंट। उसके बाद आता है एनर्जी एंड यूटिलिटी सेगमेंट में जो कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनमें से नंबर 1 स्मार्ट एनर्जी मीटरिंग, नंबर 2 एसेट मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट और फाइनली नंबर 3 इसमें है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद आता है मल्टीमीडिया सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स कंपनी बनाता है और सर्विसेज प्रोवाइड करता है उनमें से नंबर 1 है मीडिया इंफोटेनमेंट सिस्टम, नंबर 2 VOD एंड मीडिया स्ट्रीमिंग, नंबर 3 सर्वेलेंस एंड DVR, नंबर 4 ऑडियो कमांड डिटेक्शन, नंबर 5 स्मार्ट कैमरा एप्लीकेशन, नंबर 6 AR और VR एप्लीकेशन और नंबर 7 है रियल टाइम इमेज या वीडियो एनालिटिक्स। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर विजन सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है उनमें से नंबर 1 ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, आइडेंटिफिकेशन और विजुअल परसेप्शन, नंबर 2 विजन एनालिटिक्स एंड प्रोसेसिंग, नंबर 3 ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन और नंबर 4 है इमेज कैप्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन। और इस सेगमेंट में फाइनल है वेयरेबल सेगमेंट में जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है जिनमें से है नंबर 1 फिटनेस एंड परफॉर्मेंस ट्रैकर, नंबर 2 हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस और नंबर 3 है स्मार्ट वॉचेस। तो ये था कंपनी क्या प्रोडक्ट्स बनाता है और उनमें से कौन से की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। चलिए अब थोड़ा कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप है 3,379 करोड़ और इसका मतलब है कंपनी फिलहाल एक स्मॉल कैप कंपनी है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पे कंपनी का शेयर प्राइस है 176 रुपए और ये शेयर 313 रुपए तक जा चुका था। अभी स्टॉक का पीई रेशियो है 101 और इंडस्ट्री का पीई रेशियो है 23.6, मतलब फिलहाल ये कंपनी का शेयर बहुत ही ओवर प्राइस्ड है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0%। फिलहाल कंपनी अभी कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा है। कंपनी का ROC मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 12% का और रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.2% का। ये दोनों स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से कम है। 15 to 20% होना ठीक ठाक है स्मॉल कैप कंपनी के लिए। इस कंपनी का PEG रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है 3.90 जो बहुत ही ज्यादा है। PEG रेशियो 1 से कम होना मतलब अंडर वैल्यू। PEG रेशियो के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो। कंपनी का पिछले 5 सालों में सेल्स और प्रॉफिट बहुत ही अच्छा है। 5 सालों में सेल्स ग्रोथ है 36.3% और प्रॉफिट ग्रोथ है 5 सालों में 25.9%। कंपनी के ऊपर डेप्ट है 21.2 करोड़ का और उसके
अगेंस्ट में रिजर्व है 290 करोड़ का। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये कंपनी डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का डेट टू इक्विटी है 0.06। फिलहाल कंपनी के ऊपर कोई भी प्लेज नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0 है जो अच्छा है। इस कंपनी का पियोत्रोस की स्कोर है 8 जो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इधर में थोड़ा पियोत्रोस की स्कोर के बारे में डिटेल में आप लोगों को समझा देता हूँ। पियोत्रोस की स्कोर है एक फाइनेंशियल स्कोरिंग सिस्टम जो डेवलप किया गया था जोसेफ पियोट्रोस्की के द्वारा। इसमें टोटल 9 क्राइटेरिया है फंडामेंटल फाइनेंशियल सिग्नल्स का, जो है नंबर 1 नेट इनकम, नंबर 2 ऑपरेटिंग कैश फ्लो, नंबर 3 रिटर्न ऑन एसेट्स, नंबर 4 एक्यूरुअल्स, नंबर 5 डिक्रीज इन लेवरेज, नंबर 6 इंक्रीज इन लिक्विडिटी, नंबर 7 नो न्यू शेयर्स इश्यूड, नंबर 8 ग्रॉस मार्जिन्स और फाइनली नंबर 9 है एसेट टर्नओवर। अगर इन टोटल 9 पॉइंट्स में से किसी कंपनी को 8 या 9 पॉइंट्स मिले, इसका मतलब है कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है। अगर टोटल 9 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स मिले किसी कंपनी को, तो उसका मतलब कंपनी एवरेज या फिर न्यूट्रल है। और फाइनली अगर इन 9 पॉइंट्स में किसी कंपनी को सिर्फ 2 पॉइंट मैच होता है या मिले, तो उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही वीक है या फिर रिस्क माना जा सकता है। ऊपर में ये जो 9 पॉइंट्स है, इसके बारे में हम लोग कोई दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू है 42.7 और ये नंबर दर्शाता है कि कंपनी फिलहाल कितना ज्यादा ओवर वैल्यू है। आइए अब थोड़ा कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, कंपनी का सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है। बीच बीच में थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी का सेल्स अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। जैसे मार्च 2024 में 75 करोड़ 42 लाख का सेल्स किया, उसके बाद जून 2024 में 80 करोड़ 35 लाख का सेल्स हुआ, उसके बाद सितंबर 2024 में 125 करोड़ 63 लाख का सेल किया, दिसंबर 2024 में 126 करोड़ 16 लाख का सेल्स किया और फाइनली मार्च 2025 में सेल्स किया कंपनी ने 134 करोड़ 71 लाख रुपए का। उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सितंबर 2024 से मैसिव इंक्रीज हुआ है, जिसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी असर आया है। नहीं तो कंपनी और भी ज्यादा पैसे घर लेके जा सकता था। कंपनी का अदर इनकम का सेक्शन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ही अनस्टेबल है ये सेक्शन, कभी ज्यादा कभी कम। कंपनी का इंटरेस्ट कुछ क्वार्टर में कंपैरेटिवली कम हुआ है। सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 से मार्च 2025 में थोड़ा कम हुआ है। देखना होगा आने वाले क्वार्टर में कंपनी कैसा रिजल्ट दिखाता है। डिप्रिशिएशन भी एज यूजुअल सेम टाइप का ही है, लास्ट 3-4 क्वार्टर से अभी कम हो रहा है। एक्सपेंसेस के कारण नेट प्रॉफिट में इंस्टेबिलिटी दिख रहा है। सितंबर 2023 में जहां 3 करोड़ 63 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन एक्सपेंसेस के कारण दिसंबर 2023 में नेट प्रॉफिट डंप हुआ है और उसके बाद मार्च 2024 में बहुत ही कम हो गया है 87 लाख रुपीस का। अब आइए थोड़ा एनुअल रिजल्ट्स देखते हैं कंपनी का। एनुअल सेल्स इधर पे कुछ अलग ही जादू दिखाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, सेल्स हर साल इंक्रीज हो रहा है। मार्च 2014 में सेल्स हुआ था 8 करोड़ का, मार्च 2015 में हुआ 6 करोड़ का, मार्च 2016 में हुआ 5 करोड़ का। इन 3 सालों में कंपनी ने कुछ खास ग्रोथ नहीं दिखा पाया सेल्स में, लेकिन उसके बाद से कंपनी का सेल्स में बूम हो गया। मार्च 2017 में सेल्स किया कंपनी ने 38 करोड़ का, मार्च 2018 में किया सेल्स 60 करोड़ का, मार्च 2019 में हुआ 75 करोड़ का सेल्स, मार्च 2020 में 99 करोड़ का, मार्च 2021 में 105 करोड़ का, मार्च 2022 में 148 करोड़ का, मार्च 2023 में 198 करोड़ का, मार्च 2024 में 294 करोड़ का और फाइनली 2025 में सेल्स किया कंपनी ने 467 करोड़ का। अगर देखा जाए तो 2016 मार्च से 2025 मार्च तक कंपनी ने सेल्स पे ग्रोथ दिखाया है 9240% का, जो कि काफी अच्छा और काबिले तारीफ है। और उसके साथ साथ एज यूजुअल कंपनी में एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, मार्च 2014 में एक्सपेंसेस था 14 करोड़ का, जिसके रीजन से कंपनी में भारी भरकम लॉस हुआ 7 करोड़ का। इसके साथ ही रीजन है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट 120% था, जो बहुत ही ज्यादा था। एम्प्लॉय कॉस्ट की वजह से कंपनी लॉस पे था और बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा था। लगभग मार्च 2020
2020 तक मतलब कोविड में ये कंपनी अच्छा खासा सफर किया, लेकिन उस टाइम पे कंपनी सरवाइव कर लिया, मतलब आगे जाके भी कंपनी सरवाइव कर लेगा, मुझे ये लगता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद मार्च 2021 से कंपनी ने प्रॉफिट करना चालू किया। मार्च 2021 में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया 7 करोड़ का। उसके बाद मार्च 2022 में किया 23 करोड़ का, मतलब एक साल में कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया 3 गुना ज्यादा। उसके बाद मार्च 2023 में किया 26 करोड़ का, मार्च 2024 में किया 34 करोड़ का और फाइनली इस मार्च 2025 में किया कंपनी ने 56 करोड़ का प्रॉफिट। अदर इनकम सेक्शन भी स्लाइटली इंक्रीज हुआ है और डिप्रिसिएशन हर साल इंक्रीज हो रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट में दिख रहा है कुछ फैक्टर्स से लॉस हो रहा था, लेकिन उसके बाद से लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिटेबल कंपनी बन चुका है ये, जो कि एक अच्छा साइन है। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2020 में था 99 करोड़ का। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 में 105 करोड़ हो चुका था और ऐसे ही इंक्रीज होते होते 2024 में हुआ 294 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2024 तक रेवेन्यू पे CAGR 31.2% से ग्रोथ हुआ है। CAGR का मतलब है कॉम्पाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है और सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2025 तक सेमीकंडक्टर सेगमेंट में CAGR 28% से और एम्बेडेड सेगमेंट में 32.1% से ग्रोथ हुआ है, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां फाइनेंशियल ईयर 13 करोड़ माइनस पे था, वहां से कंपनी नेक्स्ट ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9 करोड़ का प्रॉफिट करके दिखाया। उसके बाद से इंक्रीज होते होते फाइनेंशियल ईयर 2024 में 36 करोड़, मतलब कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को 47.4% CAGR से इंक्रीज किया है। और PAT मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जहां पे 46 करोड़ माइनस में था, वहां से थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट इंक्रीज होना चालू हुआ। कंपनी का नेटवर्थ फाइनेंशियल ईयर 2020 में था 62 करोड़ का, उसके बाद थोड़ा सा गिर के हुआ 53 करोड़ का, लेकिन उसके बाद से इंक्रीज होते होते फाइनेंशियल ईयर 2024 में हुआ 269 करोड़ का। नेटवर्थ भी CAGR 44% से इंक्रीज हुआ है। इस कंपनी का मार्केट कैप फाइनेंशियल ईयर 2020 में था 111 करोड़ का, वहां से हर साल 111% CAGR से इंक्रीज होते होते हुआ सितंबर 2024 में 4611 करोड़ का। मार्केट कैप का मतलब है नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय कंपनी शेयर प्राइस। कंपनी का शेयर प्राइस जितना इंक्रीज होता रहेगा उतना ही मार्केट कैप इंक्रीज होता रहेगा। आइए अब थोड़ा कंपनी का बैलेंस शीट चेक करते हैं। कंपनी का बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल ठीक ठाक है। मार्च 2014 से हर साल बोरोइंग इंक्रीज हो रहा था, लेकिन मार्च 2025 में गिर के हुआ 21 करोड़। कंपनी का बोरोइंग इंक्रीज होने का रीजन है कंपनी दूसरे कंपनीज को एक्वायर कर रहा था, इसीलिए। उसके साथ साथ कंपनी रिजर्व को भी इंक्रीज कर रहा था, जहां मार्च 2014, 2015 और 2016 में रिजर्व नेगेटिव में था, वहां से मार्च 2025 तक कंपनी ने 290 करोड़ का रिजर्व एक्यूमुलेट कर लिया है। उसके बाद फिक्स एसेट इंक्रीज हो रहा था, लेकिन बीच में थोड़ा ड्रॉप हुआ, उसके बाद से फिर से इंक्रीज होना चालू हो गया था। बैलेंस शीट में कंपनी का इन्वेस्टमेंट वाला सेक्शन पूरा खाली है। आइए इसके बाद थोड़ा इस कंपनी का कैश फ्लो सेक्शन भी देख लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नंबर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे कि आप लोग देख रहे हो मार्च 2020 तक नंबर्स माइनस में है। माइनस होने का रीजन शायद आप लोगों को पता ही है, लेकिन उसके बाद से नंबर्स पॉजिटिव में आया है तो अच्छा ही है। पॉजिटिव होगा तभी तो कंपनी एम्प्लॉइज को सैलरी दे पाएगा, इन्वेंटरी ऐड कर पाएगा या फिर बिजनेस को और भी ज्यादा एक्सपैंड कर पाएगा। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का नंबर हमेशा माइनस होना चाहिए। माइनस का मतलब है कंपनी अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है बाहर में। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि हर साल कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस में है, जो अच्छा है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी का नंबर हमेशा माइनस होना चाहिए। माइनस का मतलब कंपनी जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट पे किया है। पॉजिटिव का मतलब है लोन और ऐड कर रहा है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है मार्च 2020 तक नंबर्स पॉजिटिव में था, मतलब लोन लिया था कंपनी ने, इसीलिए कंपनी का लॉस हो रहा था, इसीलिए कंपनी सरवाइव करने के लिए लोन लिया था। लेकिन बाद में से मतलब 2021 से नंबर्स माइनस में है, मतलब कंपनी जो लोन लिया था उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। मॉस्टिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का अगर वर्किंग कैपिटल डेज देखेंगे तो दिखेगा
कि हर साल डिक्रीज हो रहा है, जो अच्छी बात है। मार्च 2017 में जहां पर 251 दिन था, वहां मार्च 2025 में वो सिर्फ 51 दिन रह चुका है, जो बहुत ही अच्छा साइन है। वर्किंग कैपिटल डेज जितना कम होगा उतना ही अच्छा है कंपनी के लिए। कंपनी गुड्स या सर्विसेज से कैश में कन्वर्ट होने में कितना दिन टाइम लगता है वो बताता है वर्किंग कैपिटल डेज। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आरओसी पहले माइनस पे था, लेकिन अब वो धीरे धीरे पॉजिटिव में आ रहा है, जो इंक्रीज भी हो रहा है। अब शेयर होल्डर पैटर्न में देखिएगा तो समझ में आएगा। प्रोमोटर्स का स्टेक 44% से 47% में, और FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर का स्टेक थोड़ा कम है, लेकिन दिसंबर 2024 से मार्च 2025 तक थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। और पब्लिक का स्टेक दिसंबर 2024 से मार्च 2025 में डिक्रीज हुआ है, जो अच्छा है। अब आइए थोड़ा टेक्निकल चार्ट भी फाइनली देख लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को चार्ट पे दिख रहा होगा कि ये स्टॉक हायर हाई और हायर लो बना रहा है, और अगर छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप लोगों को दिखेगा कि स्टॉक ने डबल बॉटम भी बनाया है, लेकिन ये स्टॉक का लास्ट रेजिस्टेंस 208 का है। अगर उसको ब्रेकआउट दे दे तो ये स्टॉक में अच्छा सेटअप बन सकता है। तो ये रहा मॉसचिप टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, ये कोई स्टॉक बाय या सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। कोई भी स्टॉक या शेयर बाय या सेल करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस बनाया गया है। तो मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में एक और नए कंपनी एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग।